हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 2021 का पेपर है एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, अगर आप प्रीलिम्स पेपर दे चुके हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, देन इट इज़ नॉट द अबाउट द बुक्स कि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी या फिर मैंने वहाँ से कवर अप नहीं किया अपना सिलेबस या कुछ टॉपिक छूट गया। एक आधा देखो, मेन चीज़ सभी कवर करके जाते हैं, बट द मेन थिंग जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो PYQs, कि हम PYQs को किस तरह से एनालाइज करते हैं, उनसे हम क्या इंसाइट्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट यू विल क्लियर इट। आप लोगों ने वे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो उन चीज़ों से आपको देखो, एक तो होता है कि आपने ट्रिक्स वगैरह देखी और आप उसी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो गए, मतलब कि बस यही चीज़ है और इसी से मेरा होगा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप सिर्फ ट्रिक के भरोसे पे हो ना, तो वो एक तरह से ब्लाइंड ट्रिक का यूज़ है कि आपने बस एक चीज़ मैंने सुनी समझी, उसको पढ़ा सुना मैंने कहीं से और उसको इसी तरह से अप्लाई कर पाओगे। बट द थिंग इज़ कि क्वेश्चंस आपके रिपीट नहीं होंगे कि मेरा उसी तरह से क्वेश्चन बन के आ रहा है और मैं डायरेक्टली उसको लगा पाऊंगा या फिर लगा पाऊंगी। द थिंग इज़ कि आपको उस चीज़ से समझना होगा कि वो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है, वहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज़ की गई थी। अदरवाइज फिर हम उसी में वो जो एक ब्लाइंड ट्रिक का यूज़ करते हैं ना, कि बस ऐसे मिल गया तो हमें ऐसे है तो रॉन्ग मार्क कर देंगे हमें, और अगर ऐसे नहीं है तो इस तरह से वर्ड्स हमें मिल गए तो हम उसको राइट मार्क कर देंगे। उसके पीछे का रीज़न समझ के जब आप उसको अपने अंदर उतार लेते हो ना, तो डेफिनेटली फिर आप उसको अप्लाई भी कर पाते हो अपने पेपर में। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे, कुछ समझेंगे। ठीक है, एंड ट्राई करो फिर आप भी उन चीज़ों को यूज़ करने का। एंड जिन्होंने पहले दे दिया है पहले प्रीलिम्स का पेपर, वो लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए। आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि वो कहाँ पे आपने गलती करी थी, जो आपने यहाँ से आप उन चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एक बार स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट the right to issue directions to the RBI in the public interest, and the governor of RBI draws his power from the RBI Act. We are given with 3 statements. अब जो चीज़ हम पढ़ते हैं, देखो हमें पता जो ट्रिक्स में हम पढ़ते हैं वो ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब ये गिवन हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ गिवन है, डिफाइंड है, तो वहाँ पे हम गलत मार्क करते हैं। बट उसका रीज़न ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन चीज़ें होंगी हमारी, वहीं पे वही चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, और जो मतलब कि प्रोविजंस वगैरह उनके लिए इतने सारे एक्ट्स आते हैं, बिल्स आते हैं, वो इसी चीज़ के लिए तो है ना। और अब यहाँ पे वही चीज़ गिवन है कि सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है RBI के बारे में जो राइट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू करने के लिए, तो वो चीज़ इस स्टेटमेंट को गलत बनाती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने ये स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क किया एंड वी आर विद द राइट आंसर। हमें अपना राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड, अब दूसरी स्टेटमेंट्स को भी आप रीड करके देखो एक बार। द गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द RBI एक्ट। RBI से रिलेटेड ही चीज़ है, उसी का एक्ट है, तो उसी से पावर्स भी उसी से ड्राइव करेंगे। ठीक है, एंड RBI फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैं बोल रही है, गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जब हम बेसिक जो कवर करते हैं आप अपने इकोनॉमिक्स वगैरह में, ठीक है, RBI है, RBI की कमेटी है, ठीक है, उसके RBI के रोल्स हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जब आप कंफ्यूज हो भी जाओ अगर, तो उन स्टेटमेंट्स में ये चेक करो कि आपको ज़्यादा जो है गलत बनाने के, गलत जो मार्क कर सकते हो आप, वो कौन सा है। परसेंटेज पे चीज़ पे देखो कि ज़्यादा परसेंटेज आपको किसकी लग रही है गलत होने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Okay, all casual workers are entitled for EPF coverage. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. And the government can, by notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. नाउ, अगर आप सिंपल, आपने सिर्फ ट्रिक्स एक बार पढ़ ली, एक वीडियो देख ली सभी ट्रिक्स की, ठीक है, आपने वहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ बताई जाती है कि जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड हो स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क कर दो। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे ओनली देखेंगे और सीधा इसको इनकरेक्ट मार्क करेंगे। और ये कब होता है, जब हम जनरली फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे होते हैं या फिर सेकेंड अटैम्प्ट, और हम नए हमें पता लगता है इन ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सीधा इसी पे जाएंगे कि ओनली है भाई, ठीक है, तो इसी को मार्क कर देते हैं।
बट यहाँ पे आप चीज को ये देखो, अगर आप अब इसको हटाओ, ये देखो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट कैन, जहां पे भी गवर्नमेंट की बॉडीज को पावर देने की बात होती है ना, वो स्टेटमेंट्स जनरली राइट मिलती है। यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट कैन नोटिफाई, नोटिफिकेशन तो किसी भी चीज का लेके आ सकते हैं भाई गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो जो मेन दो बातें जो मैं बोलती हूँ ना, हर बार यही बोलती हूँ कि जो आप उसकी लैंग्वेज है ना, वो क्या मीनिंग ड्राइव कर रहा है ना वो स्टेटमेंट, बेशक उसमें एक्सट्रीम वर्ड हो तब भी, तो उस चीज पे ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे कि ये वर्ड मिल गया तो हमारा इनकरेक्ट ही होगा। उससे क्या लैंग्वेज बन रही है, जब हमारा ये क्वेश्चन बनता है ना कि नन ऑफ दिस, तो उसमें जो उसकी लैंग्वेज है ना वो एक्सट्रीमनेस शो करती है, ना कि सिर्फ वो वर्ड, ठीक है, वर्ड एक्सट्रीम नहीं बनाता उस स्टेटमेंट को, उसकी जो लैंग्वेज बनती है ना उस वर्ड को यूज करके, वो स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट बताती है, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड, अब एक रूल जो ट्रिक या टेक्निक कुछ भी कह लीजिए, हम पढ़ते हैं कि जब दो स्टेटमेंट्स सेम तरह से स्टार्ट होती हैं तो उनमें से हमारी एक करेक्ट या एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट बन जाती है, ठीक है। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपको पेपर में लास्ट में भी दिखाई थी, कि मतलब कि लास्ट में सेम सेम दिखा रखा था, वो प्रीवियस वीडियोस में है, अगर आप चेक करना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई कौन से पे जाएं। अब इनका मीनिंग देखो, आप सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। अब कोई भी बंदा है जो काम कर रहा है उसको उसके रेगुलर वर्किंग आवर्स के लिए तो मिलेगी ही मिलेगी उसकी, एंड जो अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसकी पेमेंट भी उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता इस चीज में। तो फिर जो ईपीएफ है उसमें भाई जो रेगुलर वर्कर्स हैं या फिर कैजुअल वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है ईपीएफ जो उसको मिलता है कवरेज, ठीक है। तो इन दोनों में से आप किसको करेक्ट बोलोगे, जो 100% करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड है, ठीक है, और फर्स्ट वो हमारी इनकरेक्ट होगी। अब जो चीज ये होती है ना कि सेकंड को मान लीजिए आपने करेक्ट मान लिया यहाँ पे, फिर आपको फर्स्ट में ये हो जाए कि भाई फर्स्ट, क्या पता फर्स्ट भी ठीक हो, तो वहां पे आप इस चीज के साथ जाओगे कि जब दो स्टेटमेंट सेम स्टार्ट हो रही है तो वहां पे आपको एक करेक्ट बनाई गई होगी और एक इनकरेक्ट होगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाली को इनकरेक्ट मार्क करेंगे एंड ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, the next one is which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession। जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो कौन सा स्टेप, ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार आ चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको सेम दो तरह की स्टेटमेंट्स मिलेंगी, इंक्रीज और डिक्रीज बन जाएगा, ठीक है, और उसको रिडक्शन और एक्सपेंशन इस तरह से मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे कट इन टैक्स रेट और यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्स रेट, इसमें इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर और रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इस तरह से बनाई जाएंगी वो, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसेशन जब होता है, जब पहले से ही रिसेशन है, तो जब प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट की जाएगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो इकोनॉमी इस तरह से मतलब वापस स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हमारा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। जब पब्लिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तो लोगों को जॉब मिलेगी, वेजेस मिलेंगी, ठीक है, तो वो मार्केट में जाके उसको यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से इकोनॉमी वापस फ्लो में आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वो आर्टिकल 21 वाला, वो भी 2-3 बार तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, ये और ये वन लाइनर होते हैं, मतलब कि इजीली आप इनको कर सकते हो, एक आधी स्टेटमेंट भी रिपीट हो जाती है। तो पीवाईक्यूज का काफी रोल होता है, एक तरह से आप स्टेटमेंट्स को पहचान सकते हो कि किस तरह से गलत बनाई जाती है, कौन से क्वेश्चन जब डायरेक्टली रिपीट हो जाता है वो तो बिल्कुल ही समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये यूं का यूं आ गया। जैसे कि अभी 2024 का आया था बिल्कुल सेम ही 2025 में, वो आइसोथर्म्स वाला, ठीक है, क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Other consider the following statements. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if। मार्केट डिमांड किसी भी गुड की इंक्रीज कब होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस गिरेगा तो डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो फोर्थ ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट है, सभी इसको मार्क कर लेंगे, राइट। अब बाकी 3 ऑप्शंस को देखते हैं। प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीज, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। देखो सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो मतलब कि उसके प्लेस में यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि कॉफी और टी को ले लेते हैं, चाय और कॉफी को, ठीक है, चाय की जगह कॉफी यूज कर सकते हैं, फिर कॉफी की जगह चाय, हम सिर्फ एज ए एग्जांपल इसको देख रहे हैं। अब जब सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लीजिए कॉफी पीते हैं कई लोग और उसका कॉफी का इंक्रीज हो गया प्राइस, तो वो शिफ्ट कर जाएंगे टी की तरफ, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड का जब प्राइस इंक्रीज होता है
तो जो हमारा जो भी गुड दूसरा है उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब बोलते हैं प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे कि चीनी यूज कर लेते हैं, चाय के साथ चीनी है, ठीक है, तो अगर चीनी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दिन में अगर 3 कप चाय पी रहे थे तो उसको घटा के एक नहीं तो कम से कम 2 पे तो लेके आएंगे ना। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी हमारी गुड की, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ हमारा। एंड अगर इसमें भी देखो वही ट्रिक यूज कर सकते हो आप, वही चीज यूज हो रही है कि दो चीजें सेम स्टार्टिंग मतलब कि सेम है, बस सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सेम टू सेम है, तो इनमें से एक ही करेक्ट मिलेगी। ओके, थर्ड वन इज द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। इंफीरियर गुड्स होते हैं जो कम क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, तो अब उनका जब इनकम इंक्रीज होगी तो जो बंदा है वो ज्यादा हायर क्वालिटी के गुड्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो अगर गुड ऑफ इंफीरियर गुड है तो उसकी जब इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज राइट। Now, the fifth one is, with reference to Urban Cooperative Bank in India, consider the following statements. They are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. They can issue equity shares and preference shares. They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through the amendment in 1966. Okay. अब देखो, जब हमारा ये चीज़ हमें पता है कि भाई जब बाय लगा के स्टेटमेंट बनाई जाती है, जैसे कि अपॉइंटेड बाय, रेगुलेटेड बाय, इस तरह से पॉलिटी में भी जब ऐसी स्टेटमेंट्स बनती है तो वहाँ पे स्टेटमेंट का रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स में बेसिक्स है, इसको कवर करना है। अगर अब तक ये टॉपिक रहता है आपको तो इसको जाके एक बार कर लीजिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट बनाइए कि इसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, यहाँ पे हमारा आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, ठीक है। दे कैन इशू, कैन लगा के बनाई गई है, ठीक है, माइल्ड स्टेटमेंट है, ईजी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बनती है। और तीसरी स्टेटमेंट जब इस तरह से बनती है ना कि इस अमेंडमेंट से यू है, तो यहाँ पे इतना गलत नहीं बनाई जाती। ऐसी स्टेटमेंट आप पहले के PYQs में आगे देखोगे तो ये ऐसी स्टेटमेंट जर्नली कभी गलत मैंने तो देखी नहीं अभी तक, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बाकी आप फर्स्ट को आप इनकरेक्ट यहाँ पे चेक कर लोगे तो जो मतलब कि हमारे जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसका जो मेन पॉइंट होता है वो अगर आपको आता है ना तो बाकी स्टेटमेंट्स आप इजीली उनको सॉल्व कर जाओगे। तो यहाँ पे जब आप 1 को इनकरेक्ट मार्क करोगे तो बाकी आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ भी जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा वो इस तरह से ऑप्शन बनते हैं, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 इस तरह से बनाए जाते हैं तो भी आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। और ये जब आप चीज़ों को देखोगे ना कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं बनती, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि बस बोल दिया और आपने सुन लिया और आपको समझ आ गया। जब आप इनको PYQs करते हुए आपको ये चीज़ें माइंड में आएंगी ना कि हाँ भाई वहाँ पे ऐसे था और यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो वो आपके अंदर एक तरह से बैठ जाएंगी और जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको वहाँ पे भी फिर वही चीज़ सामने आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बना है और यही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एक्शंस ऑफ US फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ RBI एंड इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। आप यहाँ पे अगर ये चीज़ देखने लगे कि बॉन्ड यील्ड्स हैं और उसको ये चीज़ ऐसे कनेक्टेड है, इससे ऐसे कनेक्टेड है, मतलब कि आप डायरेक्ट उसमें रिलेशन फाइंड आउट करने लगे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे आ जाओगे कि शायद इनमें से कोई एक पॉइंट आप ये सोच लोगे कि ये शायद उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता होगा। बट यहाँ पे है इंडियन गवर्नमेंट यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस बाय, इन्फ्लुएंस होता है एक माइनर इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं, इकोनॉमी की सारी टर्म्स है, सारी ग्लोबलाइजेशन है, सारी कंट्रीज में मतलब कि एक तरह से कनेक्टेड है सब कुछ, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस होगा ही उस चीज़ पे, ठीक है। और सभी इकोनॉमी की टर्म्स गिवन है यहाँ पे, ये भी नहीं है कि मतलब ओड वन आउट कोई स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दी गई हो, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। मैं भी जब इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में PYQs कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कौन इनमें से कोई सा ऑप्शन मैंने मतलब कि इनकरेक्ट मार्क कर ही लिया था कि शायद ये उस चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होगी। बाद में जब इन चीज़ों को मैंने सीखा है इस चीज़ को तब मुझे भी ये लगा कि भाई इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई चीज़ हो कर ही सकती है इस चीज़ को, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे हमारे को 4 चीज़ें गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे
फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII तो हम सभी पढ़ते ही हैं, ठीक, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट हैं, फोर्थ इज इनकरेक्ट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स नहीं होते FDI में। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली। अब देखो वर्ड्स का गेम कैसे हम यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि लैंग्वेज और वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स बोल लीजिए आप इसको, ठीक है, वर्ड्स बोल लीजिए, टेक्निक बोल लीजिए, कुछ भी हो, पर यही चीजें वर्क करती हैं हर जगह पे। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है कि डिवैल्यू होगी करेंसी, उससे क्या इफेक्ट होगा, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सबको, ये सबसे पहला ही रूल यही पढ़ते हैं हम, डिवैल्यू हुई करेंसी तो उसका एक्सपोर्ट्स जो है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी, तो ये वाली स्टेटमेंट हर कोई करेक्ट ही मार्क करेगा। अब आगे जो है इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। जब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो अगर आप देखोगे कि इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं, मतलब ये एक सर्कल बनाते हैं हम, इस तरह से ये हो गया, फिर इससे ये हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज तक पहुंच जाएंगे कि हाँ भाई ये भी हुआ ही होगा। बट द थिंग इज, जो मेन चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, मतलब कि 100% होगा ही होगा। तो वो सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट होगा कि उसकी जो एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज इंप्रूव होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही 100% हम यहाँ पे करेक्ट बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे इन्फ्लुएंस पूछा है, ठीक है, 100% नेसेसरली पूछ रहा है, कंपल्सरी कर दिया उस चीज को, तो क्या चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India। ये क्वेश्चन बहुत, मतलब कि ये भी रिपीट जो होते हैं क्वेश्चन, उन्हीं में से वन लाइनर की तरह से ये रिपीट हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन। ओके, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, investment in unproductive activities and purchase of precious stones, etc., large donation to political parties and growth of regionalism, and loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion। अब यहाँ पे बोले कि मेन कोज टू वरी फॉर द गवर्नमेंट के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा, मतलब कि इंपॉर्टेंट यही तो करेगी कि उसका जो टैक्स इवेजन होगा, जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट को, वही तो मेन कोज होगा ना वरी का उनके लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स को भी पढ़ के आप जो आंसर तक पहुंचोगे तो यही रीजन मिलेगा। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट, ये तो मतलब कि वैसे ही लैंग्वेज इसकी वैसे बना दी कि भाई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो ये थोड़ी कॉज ऑफ वरी होगा उनका, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Repayment of public debt, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from the banks to finance, ये सब बेसिकली मतलब कि जो चलती रहती है ना वो चीजें हैं। और जब ये क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, न्यू मनी आ रही है, ठीक है, तो उससे ज्यादा वो ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट है। जब मार्केट में नया पैसा आएगा तो उसी से तो इन्फ्लेशन ज्यादा क्रिएट होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पहले वाला तो पहले से ही सर्कुलेशन में था, अब और ज्यादा आएगा जब सर्कुलेशन में, तो उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, मोस्ट सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशनरी होगा, राइट, तो ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है और जो पहले दिखाया था, ठीक है, और आर्टिकल 21, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं, राइट। ओके गाइज, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, इनको आप प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। और जो बाकी आप PYQs जब आप लगाते हो कहीं और वीडियो से सुन रहे हो, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को आप ट्राई कीजिए कि आपको चीज़ वापस ध्यान में आ रही है कि हाँ ये चीज़ सुनी थी, ये चीज़ वापस यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो तभी आप उस चीज़ को एग्जाम हॉल में भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एंड इस चीज़ को वरी मत कीजिए कि अभी दिसंबर आ गया, अब तक मेरा कुछ ये चीज़ बाकी है। आप अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं, एक बार तो सभी ने रीडिंग ले ही ली होगी एटलीस्ट, है ना, तो उस चीज़ को आप पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, आप इनके कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए 2-3 बार, तो अभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। एंड जो अगर आप हिस्ट्री वगैरह है, जिस सब्जेक्ट को आपको लगे कि भाई ये वाला यहाँ से मतलब कि आपका आउटपुट कम आ रहा है, ठीक है, और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसके बेसिक जो चीज़ें ना एज अ स्टोरी लाइन, और जो बेसिक उसमें क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के एक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, गांधी वाली टाइम लाइन है, इन चीज़ों को आप मत छोड़िएगा, इन चीज़ों को ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन आता है 1 लाइनर कुछ इस तरह से, और आप फिर ये लगे कि इसको तो मैं पढ़ के जा सकती थी और हो भी जाता है ये, तो फिर उस क्वेश्चन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे को क्लियर करने में। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि भाई
आप प्रीलिम्स के लिए अब अगर आप PYQs को कर रहे हो ना और उसको चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कर जाओगे, ठीक है। एंड मेंस को भी आप मत छोड़िए, उसको भी कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही सही, पर उससे कनेक्टेड रहिए एक तरह से, ठीक है। बिकॉज वो अगर आपका प्रीलिम्स हो भी गया एंड मेंस आपको देना है और बाद में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप कहाँ से इसको क्या करो, तो वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा अटेम्प्ट, ठीक है। तो मेंस में भी थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखिए कि जब अगर आपका जब हो जाएगा तो उसको आप कैसे टैकल करोगे मेंस को, राइट। एंड मेंस से रिलेटेड जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ना, उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर आपको मिल जाएगा, जैसे कि नोट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे नोट्स अलग नज़र आते हैं और जो क्वेश्चन पूछा होता है ना वो कुछ अलग ही होता है, ठीक है। और जैसे कि एथिक्स वगैरह में, तो हमारे नोट्स वहाँ पे रेप्लिकेट कैसे होते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर पाते हैं, नोट्स बनाएं कैसे, इतना सारा मटेरियल होता है वापस उसी को ही लिखने बैठ जाते हैं, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं, बिकॉज हम करना तो चाहते हैं पर एक तरह से गाइडेंस ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से उस चीज़ को स्टार्ट करें, और ये कर भी रहे हैं तो फिर उसको करने के बाद लगता है कि इसको अब यूज़ कैसे करें, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे हम एग्ज़ाम में, राइट। तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर 6-7 मिनट की वीडियो होती है, क्योंकि वो जब आप टॉपर्स के क्वेश्चन देखते हो ना, एक तो पीवाईक्यूज मेंस में भी पीवाईक्यूज, क्योंकि आपके जैसे 20 क्वेश्चन है ना, तो आई थिंक 10-12 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर उन्हीं टॉपिक्स में से हमें मिल जाते हैं जो हमारे सिलेबस में है और पीवाईक्यूज में है, राइट। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, इंडियन सोसाइटी से है, हमारे कोई ना कोई टॉपिक हमेशा वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को जब हम देखते हैं ना, समझते हैं, तभी हमारे नोट्स भी सही तरह से बन पाते हैं, और उन नोट्स का कैसे यूज़ करना है वो भी तभी समझ में आता है हमें, ठीक है गाइस। तो बिना टेंशन लिए आराम से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो, ठीक है, उसी से आपका होगा। टेंशन लेके आप रिवाइज भी कर रहे होगे ना, तो वो भी आप भूल ही जाओगे, समझ ही नहीं आएगा मैंने पढ़ा क्या। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।